उसके कपड़े फटे पड़े थे, वो बिल्कुल अधमरी सी अवस्था में थी। हर परफेक्ट फैमिली के पीछे कुछ राज दफन होते। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन लोगों ने उसी कमरे में सेक्स किया जिस रूम में दादी की लाश पड़ी हुई की आवाज सुनकर पड़ोसी धीरे धीरे उनके घर में जमा होने लगते हैं। एक ही किरदार है जो इस उलझी हुई रस्सी को सुलझा सकता था। इंसानियत की सीमा शायद सबको पता है, लेकिन हैवानियत की हद कहां तक जाती है ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो कहानी ऐसी है जो आज तक आपने अपने मन में हैवानियत की परिभाषा बनाई होगी, ये उस सीमा को तोड़ देगी। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक की, जहां एक ही रात में एक ही परिवार के 7 लोग मार दिए। किसने, कैसे और क्यों, ये सब एक मिस्ट्री थी। एक मिस्ट्री जो अंत में सुलझ तो गई पर अपने पीछे कई सवाल छोड़ के गई। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। कबूलपुर गांव की सुबह कैसी होती है? चिड़ियों की चहचहाहट के साथ। इस सुबह भी वैसी ही थी। तकदीर सिंह डागर अपने बेड से उठते हैं, जो कि आंगन में सो रहे थे। वो अपनी बेड से उठते हैं, उनको उठने में थोड़ी तकलीफ होती है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। आमतौर पर इतनी सुबह घर के बच्चे तो जग ही जाते थे या फिर औरतें जग जाती थी, पर घर के अंदर बिल्कुल शांति थी। घर के अंदर तकदीर सिंह डागर का बेटा सुरेंद्र, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करता था। घर में उनकी पत्नी प्रोमिला, उनके 2 बच्चे सोनम और अरविंद। तकदीर सिंह की बीबी भूरी देवी भी उनके साथ रहती थी। तकदीर सिंह के 2 और बेटे थे, भूपेंद्र और करमवीर। भूपेंद्र जो था वो फौज में काम करता था, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए भूपेंद्र के 3 बच्चे भी इसी घर में रहते थे। करमवीर जो है वो इन सबसे अलग रहता था। तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर एक रिश्ता मौजूद था, एक परफेक्ट फैमिली। पर हर परफेक्ट फैमिली के पीछे कुछ राज दफन होते। शायद इस घर के दीवारों के नीचे भी वो तूफान छिपा हुआ था, जिसकी भनक किसी को नहीं। वो तूफान आया 14 और 15 सितंबर को। 14 सितंबर की रात उस घर में सब कुछ नॉर्मल था। दिन भर की थकान के बाद लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे। पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है, फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल जैसे हर रात की तरह होता है, पर जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, 15 सितंबर को जब तकदीर सिंह की आंख खुलती है तो उनके घर के अंदर जो नज़ारा था वो सब कुछ बदल गया था। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। कमरों में उनके परिवार वाले बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। वो पहले अपनी बीवी भूरी देवी के कमरे में जाते हैं। उनका शरीर नीला पड़ गया था, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। फिर बेटा सुरेंद्र, बहू, उनके पोते सब अलग अलग कमरों में मरे पड़े थे। उन सबका शरीर नीला पड़ा हुआ था। एक रात में तकदीर सिंह की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। पूरा खानदान, उनकी 3 पीढ़ियां उनके सामने लाश बनकर पड़ी हुई। तकदीर सिंह चिल्लाने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी धीरे धीरे उनके घर में जमा होने लगते हैं। फिर यह खबर चारों ओर फैल जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। अचानक से जो गांव शांति से भरा पड़ा था, वहां पुलिस की गाड़ी के सायरन चारों ओर गूंजने लगते हैं। तभी सबको ध्यान आता है कि एक पोती भी तो है, सोनम कहाँ है? वो सब घर में भागते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाथरूम में सोनम मिलती है, उसके कपड़े फटे पड़े थे, वो बिल्कुल अधमरी सी अवस्था में थी। अब आप देखिए कि एक ही परिवार में 9 लोग हैं, जिसमें से 7 मर चुके हैं, एक जिंदा है और एक अधमरी अवस्था में बाथरूम में पड़ी हुई है। सोनम को फौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। क्राइम सीन की जांच शुरू होती है। पहली नजर में देखकर साफ लगता है कि यह रॉबरी वाला कोई केस है, क्योंकि अलमारी खुली हुई थी, कुछ सामान भी इधर उधर गायब थे। पुलिस की थ्योरी साफ लगने लगती है कि कोई इंसान लूट के नियत से घर के अंदर घुसा और पकड़े जाने के डर से घर में जितने भी लोग थे सबको मार डाला। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी लगती है, पर उसमें सवाल उठते हैं। यहां भी सवाल थे कि कोई फोर्स एंट्री क्यों नहीं दिख रही है, कोई ताला नहीं तोड़ा गया। साथ में ऐसा भी नहीं है कि कोई करोड़पति आदमी है जिसके घर में इतना पैसा हो कि बस पैसे के लिए 7 लोगों को मार दिया जाए। हर मौत अपने पीछे एक कहानी लेकर चलती है, तो अब कहानी बननी शुरू होती है। कोई इसको दुश्मनी की बात कहता है, कोई कहता है कि घर के अंदर जादू टोना का असर होगा, वरना एक ही साथ 7 लोग कैसे मर जाएंगे। तो इस कहानी में सिर्फ एक ही किरदार है जो इस उलझी हुई रस्सी को सुलझा सकता था, क्योंकि सोनम इकलौती सर्वाइवर थी, इकलौती चश्मदीद थी।
पर वो अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। गांव में पुलिस पूरी सीन को समझने की कोशिश करती है। तब उन्हें छत पर दो आदमी सोए हुए मिलते हैं जो कि जिंदा थे। अब यहां से एक और कहानी बनती है। जब उनसे पूछताछ शुरू होती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे थे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। वो बताते हैं कि वो दोनों नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन है जो घर की वायरिंग का काम करने के लिए आए थे। अब रात ज्यादा हो गई थी तो बाबूजी ने उनको खाना देकर कहा कि कहां जाओगे रात को, यहीं सो जाओ। अजीब बात थी कि घर में जवान बच्ची है, औरतें हैं, कई सारे और बच्चे हैं। उस घर में दो बाहर के लोग आते हैं और उनको आप घर में सोने के लिए, मतलब छत पर सोने के लिए कह देते हैं। और जो घर का मुखिया है वो खुद घर के बाहर सो रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारा कांड प्लान करके किया गया हो और इन्हीं दोनों ने वो प्लान किया हो कि किसी तीसरे इंसान को घर में बुलाया, लूटपाट, मर्डर वगैरह सब कुछ किया। पर फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों क्यों नहीं भागे। फिर जवाब आता है कि शायद ये पुलिस को गुमराह करना चाहते होंगे कि हम दोनों तो यही हैं, मतलब हम दोनों ने नहीं किया। पर दूसरा एंगल उठता है कि शायद कोई और घुसा होगा। तो अगर कोई और घुसा है तो उन्होंने इन दोनों को क्यों नहीं मारा, इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। जिसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था वो दो इलेक्ट्रीशियन को बेहोश हालत में छोड़कर क्यों चले गए होंगे। अब ये केस इतना बड़ा हो गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई थी। चारों ओर लोगों के अंदर गुस्सा भरने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि पुलिस जो है वो बिल्कुल निकम्मी है, वो केस सॉल्व ही नहीं कर पा रही, इसीलिए अलग अलग थ्योरीज बना रही। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही साथ एक ही परिवार के 7 लोगों को एक साथ मारा जाए। इसके लिए कम से कम 7 से ज्यादा लोग लगे होंगे। और अगर कोई एक आदमी को मार रहा था तो दूसरे ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। कहीं सच में तो ये कोई वशीकरण वाला मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सोनम कैसे बची। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि तकदीर सिंह उस रात घर के अंदर क्यों नहीं सोए। और देखो, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आपने 2 लोगों को घर के अंदर सुलाया और खुद घर के बाहर जाके सो गए। तो पुलिस पहले तकदीर सिंह की जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि वो बिल्कुल आम से टीचर हैं, पहले ही रिटायर हो चुके हैं और उनके पास कोई खासा पैसा भी नहीं है जिसके लिए परिवार की हत्या की जाए। लेकिन एक मुद्दा था कि उनके रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वो अभी भी उनके पास थे और इसकी वजह से बेटों के बीच विवाद चल रहा था। तकदीर सिंह के बेटे करमवीर और सुरेंद्र के बीच लगातार झगड़े होते हैं और कुछ दिन पहले करमवीर ने अपने भाई सुरेंद्र को धमकी भी दी थी। पर ऐसे कोई सबूत मिला ही नहीं जिस पर करमवीर पर शक किया जाए। वहां पर इस बीच सोनम को होश आता है। उससे भी पूछताछ हुई लेकिन वो कुछ साफ साफ बता नहीं रही थी। कभी वो कहती थी कि घर के अंदर चोर घुसे थे, कभी कहती थी कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा। अब ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरीके से सदमे में हो क्योंकि एक ही रात में उसने अपने परिवार को खो दिया था। यह सदमा शायद उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। पर एक बार मुख्यमंत्री खुद उससे मिलने आए थे अस्पताल, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पा रही थी। तो इससे यह पता चल रहा है कि केस बड़ा हो रहा है पर कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तब उसके दादा का एक स्टेटमेंट आता है कि उनको सोनम पर शक है और पुलिस को सोनम पर नजर रखनी चाहिए। इस चक्कर में पुलिस जो है उसका ब्लड सैंपल लेती है। उसके ब्लड रिपोर्ट में नशीला पदार्थ मिलता है, वही नशीला पदार्थ जो नींद की दवाओं में पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी जिससे वो केवल बेहोश हुई थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि घर के बाकी लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह दवा आई थी पर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने सोनम को यह दवा कम क्यों दी। सोनम से पूछताछ शुरू हुई पर वो बार बार वही कह रही थी कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको नहीं पता है कि यह सब कैसे हुआ। फिर सोनम के कमरे की तलाशी शुरू होती है। उस तलाशी में एक सिम कार्ड मिलता है। सिम कार्ड सोनम या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के नाम पर नहीं था। इस पर एक नया ही नाम सामने आता है लोगों के, नाम था राकेश। पुलिस ने सिम कार्ड की जांच शुरू की तो पता चला कि यह नकली पहचान पर लिया गया है। असल में यह सिम कार्ड नवीन कुमार के द्वारा यूज किया जा रहा था जो कि तकदीर सिंह का ही पड़ोसी था। अभी जांच एक दिशा में चलने लगी थी कि सोनम और नवीन जो है वो एक दूसरे से प्यार करते थे, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि दोनों का गोत्र सेम था, तो समाज उन दोनों के रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं करता, जिसकी वजह से सोनम के घर वालों ने उसको धमकाया था कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी और किसी और से उसकी शादी करवा दी जाएगी। अब थ्योरी फिक्स होने लगती है। पुलिस सोनम से कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू करती है और उस कड़ाई की वजह से सोनम टूट जाती है। उसके बाद अपनी कहानी लोगों के सामने रखती है। उसने बताया कि उसने और नवीन ने मिलकर परिवार के 7 लोगों की हत्या की।
साजिश इसीलिए रची गई क्योंकि उनका प्यार पूरा हो सके। सोनम ने कहानी इस तरह शुरू की कि सोनम नवीन के पास जाती है, रोती है, उसको बोलती है कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें पूरे परिवार को खत्म करना होगा। नवीन शुरू में मना करता है, लेकिन वो उससे प्यार करता था और इसीलिए उसके ये प्यार वाले वास्ते को वो मान लेता है। उसके बाद दोनों मिलकर 2 हफ्ते तक इसकी प्लानिंग करते हैं। प्लान का पहला हिस्सा रहता है कि पहले पूरी परिवार को नींद की दवा देकर बेहोश किया जाए। तो फिर नींद की दवा जसवीर सिंह नाम का आदमी उसको देता है केमिस्ट की दुकान से लेकर। तो सही मौका देखकर 14 सितंबर को सोनम ने रोटी बनाते वक्त उन दवाओं को आटे में मिला दिया था। इसके बाद जो दवा बच गई थी उसको उसने दूध में मिला दिया था, जो परिवार सोने से पहले पीता था। वो सबको खाना देती है, सब खाकर सो जाते हैं। पर तकदीर सिंह जो थे, उनकी तकदीर बहुत अच्छी होती है। उनकी तबीयत रात को खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते, बस दूध पीकर सो जाते हैं। इसीलिए वो बस बेहोश होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो जाते हैं, ऐसी नींद कि वो दोबारा जग ही नहीं पाते। उसके बाद नवीन को वो अपने घर पर बुलाती है। नवीन ने भी अपने माँ बाप को नींद की दवा दी थी ताकि उनको पता ना चल सके। नवीन रस्सी लेकर सोनम के घर पहुंचता है। दोनों ने मिलकर एक एक करके परिवार का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सबसे पहले दादी भूरी देवी को मारा गया, फिर बाकी लोगों को इसी तरह पंखे से लटकाकर रस्सी की एक तरफ खींचकर लटकाया गया और फिर उसे नीचे उतार कर रख दिया। यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब नवीन ने बच्चों को मारने से मना किया, तब सोनम ने उसको डराया, उसको बताया कि अगर बच्चे बच गए तो वो सबको बता देंगे। इसी डर से नवीन ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उनको मारने के बाद उन लोगों ने मिलकर घर को लूटपाट वाला नाटक रचा, सामान को इधर उधर बिखेर दिया। और सबसे जो घिन वाली बात है वो ये थी कि अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन लोगों ने उसी कमरे में सेक्स किया जिस रूम में दादी की लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद कुछ चीजें लेकर नवीन अपने घर चला जाता है और सोनम खुद भी दवा खाकर बेहोशी का नाटक करने लगती है। उसने अपने कपड़े खुद फाड़े और बाथरूम में जाकर लेट गई ताकि ऐसा लगे कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी। पुलिस नवीन को अरेस्ट करती है और जांच में रस्सी और कई सारे सबूत मिलते हैं जिसमें नवीन के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। दवा भी मिलती है जो लाश के अंदर मिली थी, सेम केमिकल मिलता है, जिसे अदालत में यह साबित हो पाया कि इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था। मार्च 2014 में अदालत ने सोनम और नवीन को इस हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अब ये कहानी ऐसी है जो कई सारे सवाल खड़ा करती है परिवार की संरचना पर, समाज की संरचना पर। जैसे कि मैं हर कहानी के अंत में आपको बताता हूं, वैसे ही इस कहानी के अंत में यही मैसेज है कि कई बार आपका प्यार आपके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए प्यार करना अच्छा है, पर उसको निभाने से पहले आपको सोचने समझने की शक्ति अपनी नहीं खोनी चाहिए। अब ये कहानी तो यहीं तक थी, पर एक कहानी और है जहां दिल्ली में एक आदमी ने छोटे छोटे कारणों की वजह से अपने 18 दोस्तों को मारा और उसकी लाश तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दी। और अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो यहां आपको वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके ये कहानी सुन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।